हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस सीरीज में। तो ये देखिए बच्चे, एपी में जितने भी अपन ने चीजें पढ़ी है सेम टू सेम सब चीजें होंगी किसमें, जीपी में। वैसे ही nth टर्म निकालना, सम ऑफ n टर्म्स निकालना, सब चीजें लगभग सेम टू सेम होंगी। आपने एपी पहले से भी देख रखा था 10th क्लास तक, और फिर अपन ने एक बार बिल्कुल जीरो टू आईआईटी हीरो बिल्कुल कंप्लीट किया एपी को। अब सेम टू सेम चीजें अपन करने वाले हैं किसमें, जीपी में। बस कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है एपी और जीपी में, वो डिफरेंस आप सीख जाएंगे। तो जैसे आपको अच्छा लगा था एपी, वैसे ही आप आराम से जीपी को समझ सकते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को। तो ये इसका लेक्चर नंबर 7 है, और मेन चीज है वे ऑफ थिंकिंग कि कैसे सोचना है, तो वो आप अपन देखेंगे इसमें। क्लियर है क्या? तो चलो शुरू करते हैं। क्या होता है ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी? इसका शॉर्ट फॉर्म अपन बोलेंगे जीपी। तो क्या होता है बच्चे? तो जैसे एपी क्या था कि उनमें कंजुगेटिव टर्म्स का क्या था, डिफरेंस सेम था। उसमें कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम था। इसमें क्या होगा, इसमें वो रेशियो सेम है। A sequence if ratio of conjugative terms is constant, क्या ratio of conjugative terms is constant, then it is GP। तो कैसे चेक करेंगे जीपी को कि कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो सेम आ रहा है, मतलब आगे वाले में जब आप पीछे वाले का डिवाइड करोगे तो वो रेशियो सेम आना चाहिए। क्लियर है? और द कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज कॉमन रेशियो। तो वहां था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे क्या है बच्चे, कॉमन रेशियो, और उसका नाम क्या है, आर। वहां था डी, यहां पे क्या है, आर। और कैसे देखते हैं एपी, कैसे एपी की पहचान करते हैं, कैसे आर निकालते हैं, तो वो बातें देखो। ये वाला जैसे ये है 2 4 8 16। तो अगर आप इस सीरीज को देखोगे तो क्या देखोगे, अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हो तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। देखो 4 - 2, अगर 4 - 2 करते हो तो वो 2 मिल जाएगा। और आगे वाला 8 - 4 करोगे तो 8 - 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। और ऐसे 16 - 8 करोगे तो 8। तो क्या डिफरेंस सेम आया? क्या डिफरेंस सेम आया? क्या कॉमन डिफरेंस आया? नहीं ना। क्यों नहीं आया? अरे भाई यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये एपी तो नहीं है। ये अपने को समझ में आना चाहिए कि ये एपी तो नहीं है सर। तो अब जो नई सीरीज जिसको पढ़ने वाले हैं, तो मतलब इसका मीनिंग हुआ नॉट एपी। एपी नहीं है, क्यों? क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो फिर क्या सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है? अगर आप इसमें आगे वाले में पीछे वाले का डिवाइड करें 4/2, तो ये कितना आ गया, 2। ऐसे ही अगर आप 8 में 4 का डिवाइड करें, मतलब आगे वाले में पीछे वाले का डिवाइड करें, तो वह फिर से कितना आ रहा है, 2। और ऐसे ही इससे आगे वाले में 8 का डिवाइड करें तो वो कितना आ रहा है, 2। तो देखो बच्चे, जो रेशियो था आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, आगे वाला टर्म बट्टी पीछे वाला टर्म, मीन्स जो इधर वाला है आगे वाला टर्म में डिवाइड करेंगे पीछे वाले का, तो 2 2 2। तो ये सेम आ गया क्या? ये सेम आ गया क्या? देखो बच्चों, सब में ही सेम आ रहा है क्या? इसमें इसका डिवाइड करो या इसमें इसमें इसका। अगर ऐसा हो रहा हो कि कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो सेम आ रहा हो, तो बच्चे उसको क्या बोलते हैं अपन, जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसे ही इसमें देखते हैं, इसमें अगर देखो अपन 9 डिवाइड बाई माइनस का 27, तो कितना आ रहा, माइनस का 1/3। ऐसे ही -3/9 तो ये फिर से कितना आ गया बच्चे, माइनस का 1/3। और ऐसे ही 1/-3, तो ये भी कितना आ गया, माइनस का 1/3। देखो बच्चे, फिर से रेशियो क्या आया, कांस्टेंट आया क्या, सेम ही आया क्या? आगे वाले में पीछे वाले का डिवाइड करने पे रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये तो जीपी को पहचानने का तरीका हुआ। और बहुत सी बार ऐसा होता है बच्चे एपी और जीपी को पहचानने में ही दिक्कत कर देते हैं। हाँ आएगा, एक अच्छा क्वेश्चन आएगा तब पूछेंगे ना। तो इसलिए ध्यान दे, अगर एपी को आपको कोई सीरीज दे दे कि ये एपी है या जीपी है, तो कैसे पहचानेंगे? एपी के लिए कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं, अगर वो सेम आ गया तो एपी, जैसे इसमें नहीं आया था इसलिए एपी नहीं थी। और फिर कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो निकालते हैं, मतलब कि डिवाइड करते हैं आगे वाले में पीछे वाले का, अगर ये सेम आ गया तो ये जीपी हो जाता है। तो इसलिए ये क्या है बच्चे, जीपी है। और इसमें भी सेम आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है, जीपी है। इस वाली जीपी का आर क्या है,
कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो देखो -1/3 -1/3 -1, तो इस वाली जीपी का कॉमन रेशियो है r माइनस का 1/3, और इस वाली जीपी का कितना आ रहा है देखो 2 2 2, तो इसका r है बच्चे कितना 2, तो जीपी इसका r2 है, वो जीपी है उसका r माइनस का 1/3 है। तो जीपी और एपी में क्लियर डिफरेंस पता चल रहा होगा आपको, वहां पे अंतर डिफरेंस लेना होता था और यहाँ पे रेशियो लेना है। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल सर। तो आगे बढ़े, बिल्कुल जैसा वो पढ़ा था डेफिनेशन, फिर उसका कि कैसा एपी जीपी का पहचान कैसे करेंगे वो, और यहाँ कॉमन रेशियो। अब आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़े थे एपी में, और एग्जैक्ट सेम चीज है, एग्जैक्ट सेम चीज है। देखो क्या था, यही था क्या, स्टैंडर्ड अपीयरेंस, कि वो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा। तो देखो बच्चे कैसे दिखेगा, अगर फर्स्ट टर्म ए है तो इसके आगे वाला टर्म ए आर और ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, उसमें क्या होता था ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, मतलब इसमें क्या करते थे अपन, आगे वाले टर्म के लिए डी ऐड करते रहते थे, मतलब इसमें डी ऐड किया तो आगे वाला आ गया, फिर डी ऐड आगे, फिर आगे। इसमें क्या करते हैं, आर से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। इसमें देखो आर का मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसमें आर का मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसमें आर का मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये क्या होता है बच्चे, जनरल अपीयरेंस, इसका स्टैंडर्ड अपीयरेंस। तो ये होता है स्टैंडर्ड अपीयरेंस। यहाँ ए क्या है, ए आपको पता है क्या है, फर्स्ट टर्म है क्या बच्चे, फर्स्ट टर्म, ए यहाँ पे है फर्स्ट टर्म, आर है कॉमन रेशियो। तो ये बातें तो आप जानते हैं, ए फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। और एक और बात जो अपन वहां पे भी कर रहे थे यहाँ पे भी कर लेते हैं, अगर इसके अगला वाला टर्म चाहिए, मतलब इस टर्म के अगला टर्म चाहिए, इससे अगला टर्म चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, आर से, मल्टीप्लाई बाई आर। और अगर पीछे वाला टर्म चाहिए तो क्या कर दोगे, डिवाइड बाई आर। वहां पे भी था ऐसा, यहां एपी में भी था क्या, अगला टर्म चाहिए, अगला टर्म चाहिए तो क्या कर देते थे, प्लस का डी, और पिछला टर्म चाहिए तो माइनस का डी। आगे वाला टर्म चाहिए, अगर कोई भी टर्म दिया है उसके आगे वाला टर्म चाहिए तो प्लस डी, और पीछे वाला चाहिए तो माइनस डी। ऐसा ही बच्चे इसमें भी होगा, एपी जीपी का कोई भी टर्म दिया, उसका अगला टर्म चाहिए तो आर से मल्टीप्लाई कर लो, पिछला चाहिए तो आर से डिवाइड कर दो। ये बात भी समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं इसमें ये दो चीजें, बहुत ही गजब की चीजें हैं। एनी टर्म ऑफ ए जीपी कैन नॉट बी जीरो, जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जीरो, बहुत ही गजब का लाइन है, जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी टर्म जीरो हो गया, अगर जीपी में कोई भी टर्म जीरो हो गया तो फिर दिक्कत क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये टर्म जीरो हो गया या 3 हो गया, और इधर कोई जो से नॉन जीरो है, तो ये टर्म बोल रहे हैं जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/0, जो कि हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इसलिए जीपी का कोई टर्म जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब अपन कॉमन रेशियो निकालने जाएंगे तो वो आएगा ही नहीं। भाई कोई बीच में एक चलते चलते जीरो आ गया, मान लो इधर का कुछ था, एक से आगे वाला पीछे वाला भी वही है, पर बात ये बीच वाला एक जीरो आ गया, तो अब x/0 तो नॉट डिफाइन हो गया ना, मतलब उसका कॉमन रेशियो डिफाइन ही नहीं होगा। इसलिए जीपी में एक बहुत ही स्पेशल चीज है कि कोई भी टर्म उसका जीरो नहीं हो सकता। दैट मीन्स अपन ये बोल सकते हैं क्या कि ए भी जीरो नहीं हो सकता और उसका आर भी जीरो नहीं हो सकता। ना तो जीपी का ए जीरो होगा कभी, फर्स्ट टर्म कभी भी जीरो नहीं होगा, ना ही कभी आर का वैल्यू जीरो आएगा, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो, सभी टर्म जीरो हो जाएंगे, और आर का वैल्यू जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, ये वाले टर्म्स जीरो हो जाएंगे। तो जीपी का कोई टर्म जीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि बच्चे अगर आपको जीपी दिया जाए तो उसका ना तो ये जीरो होगा कभी, ना ही कभी आर जीरो होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो जीपी नहीं है। क्लियर है ये बात, क्लियर है? तो इसलिए ध्यान रखना जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं होता। अब जैसे कोई बोल देगा, चलो उसको थोड़ा आगे लेते हैं, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऐसा होगा। अब अपने को बोला जाए कि इसका जनरल टर्म क्या होगा, इसका जनरल टर्म क्या होगा, इसका एनवा टर्म क्या होगा, तो टीएन
जनरल टर्म को Tn, उसमें क्या आएगा बच्चे, उसमें क्या आएगा देखते हो, बताओ, ए आएगा, ये आएगा, सब में ए है तो उसके जनरल टर्म में भी ए आएगा, और आर आएगा, आर की पावर कितना आएगा, तो देखो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये Tn, तो Tn में आर की पावर कितना आएगा, Tn में आर की पावर कितना आएगा, तो देखो इसमें एक कम आया, इसमें एक कम, इसमें एक कम, उसमें भी एक कम, तो आर पावर n-1, तो Tn में आर की पावर कितना आएगा, n-1। क्यों आएगा, क्योंकि सब में देखो एक एक आर की पावर कम चल रही है क्या, तो इसमें भी आर की पावर कितना आ जाएगा, n-1 दिख रहा है ना, ये 4 में 3, 3 में 2, 2 में 1 और 1 में 0, मतलब आर की पावर 0, तो इसलिए आर की पावर वहां पे एक। तो लगभग चीजें वैसी ही है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक ए आता था, वहां पे प्लस में आता था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और वो आर की पावर n-1 हो गया, वो ए प्लस n-1 इंटू डी होता था। तो लगभग चीजें वही है, कुछ कुछ डिफरेंस हुआ है वो अपन देख सकते हैं। क्लियर है, ए इंटू आर की पावर n-1। तो अब यही बात है कि जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ ए जीपी क्या होगा, Tn इक्वल टू ए आर की पावर n-1। तो ये अपने को राज रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा ये याद अपने को रखना होता है कि nth टर्म ऑफ ए जीपी कैसे निकाला जाएगा। क्लियर है बच्चे, तो ये बस उतना ही चीज है, ये वाला फॉर्मूला याद करो, इसका अप्लाई कैसे करना है वो अपन सीखने वाले हैं, 3 से 4 एग्जाम्पल, क्योंकि 10 तक आपने एपी पढ़ा था पर जीपी नहीं, और जीपी में थोड़ा सा कैलकुलेशन भी बच्चे अच्छा है, तो करिए शुरू। बिल्कुल, तो पहला एग्जाम्पल है, बिल्कुल शांति से करिएगा। फॉर ए जीपी इफ 4th टर्म दिया है, 7th टर्म और लास्ट टर्म यही है, तो जीपी में भी वही सेम कहानी होगी। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो जीपी में क्या होते हैं, एक तो फर्स्ट टर्म, एक होता है आर, तो सबसे पहला वही कर लिया, लेट, एक तो ए है और एक आर है, फर्स्ट टर्म तो ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो इसने दिया 4th टर्म, तो इसने सबसे पहले दिया T4 इज इक्वल टू 4th टर्म कितना है 10, फिर दिया है T7 इज इक्वल टू 80, फिर दिया है Tn इज इक्वल टू 2560। क्या क्या निकालना है, ए भी निकालना है, आर भी निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ ये 4th टर्म कैसे लिखोगे, तो Tn का फॉर्मूला है बच्चे अपने पास, Tn क्या होता है, ए आर की पावर n-1। अब अगर 4th टर्म लाना हो तो n की जगह 4 डालो, 4 डालोगे तो ए आर और ये 4 माइनस 8, 4 माइनस 1 3, ए आर का क्यूब, T4 ए आर का क्यूब आएगा, तो ये ए आर का क्यूब इज इक्वल टू 10, और यहां से क्या आ जाएगा, ए आर की पावर 7, T7 ए आर की पावर 6 इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। तो एक तो ये आ गया बच्चे, और दूसरा ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो इन दोनों में से ए और आर का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, क्या अपन इन दोनों इक्वेशन से ए और आर का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालें, तो कैसे निकालें बच्चे, ए और आर का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालें, तो आपको समझ में आ रहा होगा इतना, तो कैसे निकालना चाहिए बच्चों आपके हिसाब से। तो देखो ए और आर दो है, एक को हटा दो दूसरे का वैल्यू आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूं 2 डिवाइड बाई फर्स्ट, 2 में फर्स्ट का देखो ए और आर यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो एक को हटा दो, एक वेरिएबल को हटा दो तो दूसरे का आंसर आ जाएगा। कैसे हटा रहे हैं, इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ए आर की पावर 6 बाई ए आर क्यूब इज इक्वल टू 80 बाई 10। तो यहां से देखो ए से ए कट जाएगा, और आर की पावर कितना है, 6 ऊपर है 3 नीचे, तो आर की पावर 3 इक्वल टू 8। अब आर की पावर 3 इक्वल टू 8 है, तो ये देखो आर की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो सब कुछ सेम है, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे 2, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो ये बात देख सकते हैं मेरे हिसाब से, आर क्यूब इक्वल टू 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 2। अगर आर का वैल्यू 2 आता है, आर का वैल्यू 2 आता है, तो यहां से अपन किसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आर का वैल्यू 2, तो पुट करो ए इंटू 2 का क्यूब इज इक्वल टू 10, तो ए इंटू 8, 2 का क्यूब 8 इक्वल टू 10, तो ए बराबर 10/8, तो ए का वैल्यू भी आ गया 10/8, ए का वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू आ गया। तो अब अपने को किसका देखो, कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म दोनों ले आए,
अब लाना है नंबर ऑफ टर्म्स की, कितने टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए इस वाले को सोल्व करना है अपने को। तो ये है ए आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 2560। ए कितना है 10/8 इंटू 2 की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 2560। एक इससे ये कैंसिल हो गया। और इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये 2 की पावर n माइनस वन बाई 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 256। 2 की पावर कितना होता है बच्चे, 8 होता है क्या। ध्यान से ये कितना होता है 2 की पावर, अरे याद है 2 की पावर 8 था, बिल्कुल सर याद है। तो अब बच्चे क्या करें, यहां पे क्या आएगा 2 की पावर n माइनस 4 लिख दूंगा। n माइनस 4 कैसे हुआ भाई, ये तो फॉर्मूला जानते हैं ना, a की पावर m बाई a की पावर n, तो कितना होता है a की पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला सबको पता है, बिल्कुल पता है। तो यहाँ पे वही किया गया है, दिस माइनस दिस 2 तो इक्वल टू 2 की पावर 8। तो वही बात है, तो n माइनस 4 इज इक्वल टू बेस सेम है तो पावर्स भी सेम 8, तो n का वैल्यू कितना आ गया 12। तो ये बच्चे आंसर है। नंबर ऑफ टर्म्स आ गएगा कितना है 12। r का वैल्यू आ गया, 1 का वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को, प्रॉपर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें आप, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे अपने को करना होता है, क्या करना चाहिए। क्लियर है क्या बच्चे, कर सकते हैं बिल्कुल। तो बहुत सुंदरता से देखिए कि फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है अपने को। क्लियर है, आगे वाला चलते हैं। आगे वाले में है, ये थोड़ा सा अच्छा है बच्चे। फॉर ए जीपी थर्ड टर्म, क्या है थर्ड टर्म इज 2, T3 का वैल्यू कितना दिया है 2। टेंथ टर्म T10 कितना दिया है 6 दिया। पूछा क्या है T45, ये पूछा है। तो देखो बच्चे जीपी है, कुछ नहीं दिया, दो ही चीजें होती है जीपी में, ए और आर मान लेते हैं। लेट एक तो ए है और एक आर है, तो नहीं दिया तो मान लेंगे। तो ये ए आर स्क्वायर, ये ए आर की पावर 9 आ जाएगा ना T10 तो 6। अब इसमें से भी वही कैलकुलेट करके निकालने की कोशिश करते हैं, क्या ए और आर का वैल्यू। भाई इसमें निकालना है तो अपने को क्या निकालना है, T45 का मतलब हो गया ए आर की पावर 44, ये निकालना है। ए आर की पावर 44 निकालना है, तो यहां से वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन से ए और आर का वैल्यू निकाल के उसमें डाल देंगे। तो दोनों इक्वेशन से वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ए आर की पावर 9 डिवाइड बाई ए आर स्क्वायर, दैट इज 6/2। ए से ए कटेगा तो आर की पावर 7 इज इक्वल टू 3, आर की पावर 7 इज इक्वल टू 3, एक आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से बताता हूं कि बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। कैसे, यहां से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/r स्क्वायर, 2/r स्क्वायर दिख रहा है बच्चों। तो अभी इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो ए का वैल्यू तो मैं क्या लिख सकता हूं 2/r स्क्वायर इंटू आर की पावर 44। तो ये देखो बच्चे कितना होगा 2 इंटू आर की पावर 42। मेरे पास किसका वैल्यू आर की पावर 7, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 इंटू आर की पावर 7 का होल पावर 6। भाई पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर पे पावर, तो ये 2 इंटू आर की पावर 7 का वैल्यू 3, तो 3 की पावर 6। तो ये तो है आपका आंसर। देखो बेस्ट वे तो ये होगा, इसका बेस्ट वे तो इसका ये होगा। पर अब कुछ बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने क्या करा, ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, आर की पावर 7 मेरे पास आ गया। फिर मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सा, मेरे को ये निकालना था, ए का वैल्यू मैंने ये पुट कर दिया और ये तो अपनी जगह था। फिर मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा और देखा कि अच्छा इसका डायरेक्ट यूज मैं कर सकता हूं, तो मैंने कर लिया। एक तरीका तो ये था। दूसरा ये था कि नहीं नहीं पूरा पूरा ही निकालो। तो कोई बोले सर आर का वैल्यू निकाल के दो, तो अब मैं उनके लिए कर रहा हूं। तो आर का वैल्यू निकालना है, तो ये आर की पावर 7 है, तो दोनों तरफ पावर 1/7 कर दो, और ये 3 की पावर भी 1/7। 3 की पावर देखो आर की पावर 7 है, दोनों तरफ 1/7 करो, तो ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो गया, आर का वैल्यू आ जाएगा 3 की पावर 1/7। ठीक है बच्चे, यहां तक आर की पावर। ऐसे ही इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका एक का वैल्यू अब आ जाएगा 2/r, आर का वैल्यू बताओ 3 की पावर 1/7 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/3 की पावर 2/7, या अपन को बोल सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर -2/7। तो
तो ये ए का वैल्यू आ जाएगा और ये आर का वैल्यू। तो अब आप निकाल सकते थे ये और ये वैल्यू यूज करके आप सीधा भी निकाल सकते थे। जैसे यहां पे मैं पुट कर देता ए का वैल्यू 2 इंटू 3 की पावर माइनस 2/7 इंटू 3 की पावर 1/7 की होल पावर 44। तो अब भी ये आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर माइनस 2/7 इंटू 3 की पावर 44/7। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 6 ऐड कर देना तो यही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते थे पूरा वैल्यू निकाल के। बाकी अगर आप थोड़ा सा सही सोचते तो जल्दी भी निकल सकता था। तो मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, ए का वैल्यू निकालो, आर का वैल्यू निकालो, सब कुछ आप निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल सर। तो अब आते हैं इस पे। एवरी टर्म ऑफ ए जीपी इज द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग टर्म्स। एवरी टर्म ऑफ ए जीपी, इसने बोला एवरी टर्म ऑफ ए जीपी। तो अब क्या करूं मैं, जीपी लिख देता हूं मैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। क्लियर है? ऐसा है। इसने बोला है एवरी टर्म ऑफ ए जीपी इज द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग टर्म्स। अब प्रीसीडिंग टर्म्स कौन से होते हैं? ये सक्सीडिंग मतलब आगे आने वाले, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाले। तो अगर मैं इसकी बात करूं, एवरी टर्म ऑफ ए जीपी, इसकी बात करूं तो सम ऑफ टू प्रीसीडिंग, इन दो के सम के बराबर है। ये वाला टर्म इन दो के सम के बराबर है। देन एंड ऑल द टर्म्स ऑफ जीपी आर पॉजिटिव, फाइंड कॉमन रेशियो। तो ये मैंने जीपी लिख दिया और इसने बोला था कि एवरी टर्म है वो पीछे वाले दो टर्म्स के सम के बराबर होगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग अपन ए प्लस ए आर इक्वल टू क्या ले सकते हैं? ए आर स्क्वायर। अब किसी को ये दिक्कत हो सकता है कि सर आपने यही क्यों लिया, तो यही क्यों लिया? तो मैं देखो बच्चे, अगर इसको लेता तो ये किस दो टर्म के सम के बराबर होता है? इसके, मतलब ए आर क्यूब इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। तो भी अगर आप इसको सोल्व करते, एक आर तो काट ही सकते हो आप, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए आर। मतलब बच्चे कुछ भी लो आप, इक्वेशन यही आएगा। देखो क्लियर है क्या? मतलब आप ये टर्म लोगे, इसको लिखोगे पीछे वाले दो टर्म्स के सम के बराबर, तो भी इक्वेशन यही आएगा। और ऐसे लिखोगे तो भी इक्वेशन यही आएगा। मतलब अब इस इक्वेशन का लो या इसका, ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने? क्या बोला कि सर अगर आप ये टर्म लेते हो तो ये टर्म क्या है? पीछे वाले दो टर्म्स के सम के बराबर। ये अब कोई बोला सर मैं यही क्यों लो, मैं ये ले सकता हूं। तो अगर आपने इस टर्म को लिया तो पीछे वाले दो टर्म्स कौन से हो गए? ये। तो पीछे वाले दो टर्म्स के सम, ये रहा पीछे वाले दो टर्म्स का सम बराबर ये। तो एक आर से आर कट जाएगा, मतलब ये और ये सेम ही आ रहा है, मतलब इक्वेशन ये आएगा। अब एक ए से ए भी कट जाएगा, क्योंकि ए जीरो तो हो नहीं सकता, तो 1 प्लस आर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इससे आर का वैल्यू निकालना है, तो ये आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, सबको आता होगा 1 प्लस माइनस अंडरूट, आता ना माइनस भी। और अरे भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आता है, बिल्कुल आता है सर, आप बेधड़क लिखो। तो आर का वैल्यू क्या क्या आ गया? 1 प्लस माइनस ये √5 हो जाएगा बट्टे 2। तो आर के बच्चे दो वैल्यू आ गए। आर का एक वैल्यू आ रहा है 1 प्लस √5 बट्टे 2 और आर का दूसरा वैल्यू आ रहा है 1 माइनस √5 बट्टे 2। तो कौन से को ले, कौन से को नहीं ले? तो इसने बोला था देखो, एंड ऑल द टर्म्स ऑफ ए जीपी आर पॉजिटिव। जितने भी टर्म्स है वो कैसे हैं बच्चे? पॉजिटिव है। तो अगर जीपी के सभी टर्म्स पॉजिटिव है तो आर भी क्या है? दो टर्म्स का रेशियो तो होता है, तो वो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ध्यान से सुनना, क्या बोला? जीपी के सभी टर्म्स पॉजिटिव है, इसका मतलब जो उनका कॉमन रेशियो मतलब आर आएगा वो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा भाई? इतना तो कॉमन सेंस होगा ना कि सभी टर्म्स अगर पॉजिटिव है और आर क्या होता है? दो टर्म्स का रेशियो, तो वो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसलिए आर का वैल्यू ये नहीं हो सकता, ये नेगेटिव है। इसलिए अपना आर का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है क्या? बाकी बच्चे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ऐसा और एक अच्छा हुआ क्वेश्चन भी आपके पास आएगा कि एपी का जो एक पद टर्म है वो सक्सीडिंग जितने भी टर्म्स हैं उन सब के सम के इक्वल होगा, तो वहां पे भी सेम क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान से देख लो क्या कि एवरी टर्म ऑफ ए जीपी सम ऑफ टू प्रीसीडिंग, मतलब पीछे वाले दो टर्म्स के सम के इक्वल है। तो ये वाले तीन टर्म्स लो या ये वाले तीन टर्म्स लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? आगे चले। बिल्कुल। तो आगे वाले में है क्या बच्चे?
फॉर ए जीपी pth qth rth टर्म्स आर xyz रेस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट ये। अब ऐसा सेम टू सेम ही क्वेश्चन अपन कहां करके आ चुके हैं, एपी में, याद है? अरे सब कुछ सेम है, बस बात इतनी सी है, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम है बच्चे, सब कुछ सेम है। हाँ, तो इसलिए ध्यान से देखो, बस खुद से करो, अपने आप ही हो जाएगा। मतलब एपी का क्या मान ले, ए और आर। अच्छा ये आर देखो, छोटे वाला आर यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसलिए मैंने एपी का क्या मान लिया, ए और बड़ा वाला आर। ध्यान से देखना, ये क्यों माने मैंने, क्योंकि छोटे वाला आर यहाँ पे यूज हो रखा है, इसलिए। अब एक्स क्या है, एक्स क्या है, टीपी, pth टर्म। तो एक्स को क्या लिखोगे, ए आर की पावर p माइनस वन। ऐसे y है टी क्यू, तो y को क्या लिखोगे, ए आर की पावर q माइनस वन। और z है टी आर, तो z को क्या लिखोगे, ए आर की पावर r माइनस। तो x और y और z का वैल्यू जो जो इसने बताया था वैसे वैसे अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब अपने को ये प्रूव करना है, तो देखो बच्चे LHS लेते हैं, LHS लेते हैं, x की पावर q माइनस आर, y की पावर r माइनस पी, z की पावर p माइनस क्यू। x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू पुट कर दो, a r की पावर p माइनस वन की होल पावर q माइनस आर। x का वैल्यू, y का वैल्यू, a r की पावर q माइनस वन की होल पावर r माइनस पी, और ऐसे a r की पावर r माइनस वन का होल पावर p माइनस। अगर आप गौर से देखोगे तो ये पावर है दोनों पे जाएगी, तो a क्यूब माइनस आर इंटू आर p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू ये भी पावर दोनों पे जाएगा, r माइनस पी इंटू आर की पावर q माइनस वन इंटू आर माइनस पी। ये भी a आर पी की माइनस क्यू, आर की पावर r माइनस वन इंटू क्यू। अब अगर आप एक को एक साथ लाते हैं, ए वालों को एक साथ लाते हैं, तो ए वालों को एक साथ लाते हैं तो ये पावर्स का सम हो जाएगा। आर की पावर्स को भी एक साथ लाते हैं तो ये सम हो जाएगा, और सम होके ये देखो आर की पावर्स का भी सम हो जाएगा, आर की पावर्स का भी सम हो जाएगा, आर माइनस वन पी माइनस। अगर आप देखो, ध्यान से देख रहे हो तो ए की पावर जीरो, और सिमिलरली अगर और ध्यान से देखोगे तो वही दो प्लस के दो माइनस क्या हुआ कि सब कट जाएंगे, पावर जीरो, तो ये भी वन इंटू वन दैट इज वन। और सेम टू सेम कैलकुलेशन कर चुके हैं, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा, बस ध्यान से देखो, कैलकुलेट करो, आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। क्लियर है? तो ये आप कर सकते हैं आराम से। आगे चले, आगे वाला। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, तो जीपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या होता है, ये मैंने लिखा है कि आर, जब देखो जीपी है तो ये तो श्योर है आर जीरो तो हो ही नहीं सकता, आर जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो ये सम आएगा या फिर ये आएगा, दोनों ही याद रखना है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आर का वैल्यू वन आप यहाँ पुट नहीं कर सकते, तो जब आर का वैल्यू वन होगा तब तो सम ये होगा, और जब आर का वैल्यू वन नहीं होगा तब ये होगा। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। एक फॉर्मूला कुछ लोग लिखते हैं कि एस एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। बच्चे यही फॉर्मूला है वो, इसमें से माइनस बाहर ले लो, इसमें से माइनस बाहर ले लो, वो कट जाएगा, ये आर की पावर एन माइनस वन, ये आर माइनस वन आ जाएगा, यही फॉर्मूला है वो। और मेरा कहने का मतलब है, अगर ये याद कर लिया, अरे वो जरूरी नहीं है कि सर जब आर का वैल्यू वन से बड़ा हो ना तो ये लगा देते हैं, आर का वैल्यू वन से छोटा हो तो ये लगा देते हैं। ऐसी बकवास करने की कोई जरूरी नहीं है, ये फॉर्मूला यहीं से आ जाता है, और इनफैक्ट आप ये फॉर्मूला ही लगा सकते हो, इसलिए इसको मैं नहीं यूज करेंगे। और इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लिखने की एक विशेष वजह है, क्योंकि एक फॉर्मूला और है तो उसको भी अपन इसी फॉर्मेट में याद रखेंगे। इसलिए पहली बात कि देखो, अब बच्चे कई कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर आपने ऐसे दो फॉर्मूले लिखे थे, तो इसलिए याद क्या रखना है, तो याद तो ये रखना है बच्चे, एस एन क्या होता है, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन। बस ये फॉर्मूला लगाते टाइम एक बात का ध्यान कर लेना, आर वन नहीं होगा,
क्योंकि आईआईटी का जो खासकर अच्छा क्वेश्चन होगा वो किस पे बनेगा, इस पे, इस कंडीशन पे ही बनेगा कि अगर r का वैल्यू 1 नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पर अगर r का वैल्यू 1 हो गया तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो बताते हैं। वैसे na आएगा, तो अपने को सम फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना था, तो Sn निकालना था किसका, a प्लस ए आर प्लस ए आर की स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब, ए आर की पावर n-2 प्लस ए आर की पावर n-1। ये है क्या एन टर्म्स, ये है क्या एन टर्म्स। और ये जो है ना, इसका सम कैसे निकालेंगे आप, इस पे तो पूरा एक सीक्वेंस ही बन गया, एजीपी जिसका नाम है, जो इसके प्रूफ का मेथड है उस पे तो पूरा एक सीक्वेंस ही बन गया। अरे पूरा एक सीरीज में काम आएगा। और कहीं पे भी अगर आपको 1r r स्क्वायर r क्यूब दिख रहा है तो एक ही काम करना होता है, वो काम क्या है, इसको r से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई, r से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको r से मल्टीप्लाई करो और शिफ्ट कर दो, इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r आएगा और इसको शिफ्ट कर दिया, इस वाले टर्म को मैंने r से मल्टीप्लाई करा, ए आर आया, उसको शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करा r से तो क्या आया, ए आर स्क्वायर, इसको भी शिफ्ट कर दिया, इसको भी शिफ्ट कर दो, ए आर क्यूब, इसको r से मल्टीप्लाई करो, इसको r से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ए आर की पावर n-1, शिफ्ट कर दो, इसको शिफ्ट कर दिया मैंने आगे, इसको भी शिफ्ट कर दो, ए आर की पावर n, ए आर की पावर। अब पहला कंसेप्ट था शिफ्ट करो, r से मल्टीप्लाई किया फिर शिफ्ट किया, अब करना है सब्ट्रैक्ट, अब करना है सब्ट्रैक्ट, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो Sn माइनस आर Sn इज इक्वल टू a, इसमें से इसको 0, ये तो 0 आ गया ना बच्चे, ये भी कट गया, अरे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया, तो बचा क्या, माइनस ए आर की पावर, तो ये सब 0 बचे, बाकी ये बचा। तो इसको ध्यान से देखो, अगर Sn कॉमन लेते हो तो यहाँ 1 माइनस आर, इसमें से क्या कॉमन, a कॉमन ले लेते हो तो 1 माइनस आर की पावर n। इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर, खत्म। तो आपका ये Sn आ गया, ये आपका क्या आ गया, Sn आ गया, Sn आ गया। तो ये अब तुम बोलोगे सर आपने ऐसे कर कैसे दिया, हमें कैसे पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि कैसे करना था, और पहली बार बिल्कुल नहीं होगा आपसे खुद से, तो ये होगा। और फिर एक बात आप ये भी तो ध्यान रखो यार, ये फॉर्मूला क्यों बना, क्योंकि एग्जाम में बच्चे ये नहीं कर पाते थे हर बार, और इसको करना संभव नहीं था, इसलिए ये फॉर्मूला बना। तो फॉर्मूला बना तो फॉर्मूला तो याद है, इसका प्रूफ भी याद है। अब अगर r का वैल्यू 1 हो जाता, r का वैल्यू 1 हो जाता, अगर r का वैल्यू 1 हो जाता तो क्या हो जाता बच्चे, इस जीपी का Sn क्या आता है, ये तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब सभी टर्म्स क्या हो जाते, ए ही हो जाते, तो इनका सम कितना हो जाता, Na, तो n। यहाँ पे जीपी वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप जब 0 r का वैल्यू 1 रखोगे तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, इसलिए इसका अलग से याद रखना है, और ये तो सभी टर्म्स ए हो जाएंगे तो n टाइम्स a, इसका सम हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या, नहीं सर प्रॉब्लम है प्रूफ में, हाँ बिल्कुल। तो गौर से सुन बच्चे, जिस भी दिन आपको 1r स्क्वायर r क्यूब ऐसा फॉर्मेट दिख जाए, समझ जाना यही करना है, क्या, पहला मल्टीप्लाई बाई r, फिर शिफ्ट कर देना, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, खत्म। ये 3 स्टेप, पहले r से मल्टीप्लाई कर देना पूरे को, फिर आगे शिफ्ट कर देना, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। कोई भी क्वेश्चन होगा, ये है कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन होगा, मल्टीप्लाई बाई r, शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट। कब, जब आपको क्वेश्चन में दिख जाए 1r स्क्वायर, और सब क्वेश्चन होंगे और पूरा सीरीज पढ़ाऊंगा इसके आगे इसी कंसेप्ट पे, तो बहुत अच्छे से याद रखो, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। क्लियर है, आगे वाला चलते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी 7, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए का वैल्यू 7 दिया है फर्स्ट टर्म, nth टर्म tn का वैल्यू कितना दिया है, 448 दिया है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, आप करो। एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम ऑफ Sn दिया है 8 में। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, खुद से करो। फिफ्थ टर्म पूछा है,
तो फिफ्थ टर्म पूछा है, फिफ्थ टर्म आ जाएगा बस आर का वैल्यू आते ही। तो कैसे लाएं? तो यहां देखिए बच्चे, ए आर की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 4 फॉर 8। ए का वैल्यू मेरे पास है आर की पावर एन, और यहाँ पे क्या आएगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 889। तो ये है। अब अपन क्या करते हैं, ए का वैल्यू यहाँ रख देते हैं और इसको लिख देते हैं आर की पावर एन बाई आर, इसको आर की पावर एन बाई आर और 4 फिर 8। 7 से काटोगे तो कितना बचेगा, 6, 2 7 2 28 6। तो आर की पावर एन का वैल्यू आ गया 6 फॉर आर, इसको लिख दिया आर की पावर एन बाई आर, तो ये आर की पावर एन का वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एक का वैल्यू रखते हैं 1 माइनस आर की पावर एन का वैल्यू 640 आर अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 889 इंटू 1 माइनस आर। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने आर की पावर एन का वैल्यू निकाल लिया यहाँ चतुराई से, काफी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। आर का वैल्यू निकालिए ये, तो अब देखो ध्यान से, इससे ही काटो तो कितना हुआ 1 फिर 2 और फिर 4 9 तो 7। तो यह 1 माइनस 60 फॉर आर इज इक्वल टू 127 माइनस 127 आर। इसको इधर ले जाओ तो 127 माइनस 64 आर इज इक्वल टू 126। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 363 आर इज इक्वल टू 126। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 2। आर का वैल्यू बच्चे कितना आ गया 2, आर का वैल्यू 2 आ गया। अपने को क्या चाहिए था, आर का वैल्यू 2 आ गया, अपने को चाहिए तो क्या था फिफ्थ टर्म चाहिए था, तो आर का वैल्यू 2 आ चुका है। फिफ्थ टर्म T5 क्या आएगा, ए आर की पावर 4, तो ये कितना 7 इंटू 2 की पावर 4, तो ये आपका फिफ्थ टर्म है। 7 इंटू 16 4 2 और 7 7 4 11 112, ये आंसर क्लियर है क्या। यहाँ पे ये जो स्टेप था वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो आज वाले कैलकुलेशन थी काफी अच्छी कैलकुलेशन है बच्चे, गौर से खुद से एक बार कर लो क्योंकि अलग ही कैलकुलेशन है ये। और यहाँ पे आप देख लो, बहुत कुछ करने के बाद भी आपको आर का वैल्यू नहीं मिलता, तो इसलिए बहुत सिंपल शानदार क्वेश्चंस के जो कैलकुलेशंस थे वो अपन ने किए हैं, और इनको डील करना सीखो। अगले लेक्चर में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके, और उसके साथ डीपीपी भी आएगा। अगर ऐसे आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करें हमेशा की तरह। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।